तो यार यहाँ पर ध्यान से समझना, आज का जो मेरे पास जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है गुडविल, जहाँ पर हम सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और फिर हम इसकी वैल्यूएशन में बात करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को जब हम समझेंगे, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट मेरा जितना ज़्यादा ठीक रहेगा, वैल्यूएशन मुझको बहुत ईजी रहेगी करने के लिए। आज हमने क्या बात करनी है, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ गुडविल कॉन्सेप्ट्स एंड वैल्यूएशन में। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, वो गुडविल जो है आपके पास इंटेंजिबल असेट्स। याद रखना, गुडविल क्या है हमारे पास, इंटेंजिबल असेट्स है। और भैया इसकी क्या होती है, अपनी वैल्यूएशन होती है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? गुडविल मैंने क्या बताया, इंटेंजिबल असेट्स। अब आप मुझको कहोगे भाई ये इंटेंजिबल असेट्स होते क्या है, तो डेफिनेशन में है विच वी कांट सी एंड टच। हम इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन भैया फिर भी इनकी वैल्यूएशन है। आप इनको देख नहीं पाओगे, छू नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी क्या होगी, इनकी वैल्यूएशन होने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर क्या है, देहरादून में एक स्वीट शॉप है जिसका मैंने नाम बताया कुमार स्वीट शॉप। और भी बहुत सारी स्वीट शॉप है, लेकिन कुमार स्वीट शॉप का क्या है, अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, एक नाम है इसका। ठीक है, और उस नाम की वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस प्रॉफिट कमा रहे हैं। समझ में आ रही बात? मैंने कहा नंबर ऑफ स्वीट शॉप तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने फोकस काय पर करा, कुमार स्वीट शॉप में। मैंने कहा इनकी क्या है भैया, अपनी गुडविल है, अपना गुड नेम है इनका, अपनी क्या है, इनकी रेपुटेशन है। इसके वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं, सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब आप मुझको कहोगे कि भाई ये सुपर प्रॉफिट है क्या, तो इसका फॉर्मूला एक बार जरा ध्यान से देखना, आपको थोड़ी बहुत बात मेरी समझ में आएगी। मैंने कहा ये लोग क्या कमा रहे हैं, सुपर प्रॉफिट कमा रहे। आपने कहा सुपर प्रॉफिट क्या है, तो मैंने कहा इसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। मैंने कहा एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इससे अभी हमें थोड़ी सी बात समझ में आएगी, ध्यान से इस चीज को समझना। सुपर प्रॉफिट क्या है, एक्चुअल सबसे पहले आप समझो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि इस तरीके का जो भी लोग काम कर रहे हैं वो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। समझ में आ रही बात? ध्यान से इस चीज को समझना। मैंने कहा लोकेशन सबकी सेम है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट सबका सेम होगा, अंतर कहां पर आ जाएगा, प्रॉफिट पर आ जाएगा। कुमार स्वीट शॉप जो प्रॉफिट कमा रहा है उसको मैंने क्या बोला, एक्चुअल प्रॉफिट कहा। नॉर्मल प्रॉफिट जो बाकी लोग कमा रहे हैं, और जिसका जो डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। आप बोलोगे भैया सुपर प्रॉफिट क्यों आ रहा, क्योंकि इनकी गुडविल है। मैंने बताया गुडविल क्या होती है, इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स क्या है, विच वी कांट सी एंड टच, जिसको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही? आ गया, मैं इसमें पढ़ता हूँ। इसमें क्या रहेगा कि अब ये जो गुड नेम है या जो रेपुटेशन है, ये कब बनती है जब हम पिछले सालों पर बढ़िया काम करते हैं। अगर मेरा प्रीवियस ईयर्स पर काम सही रहेगा, तभी मेरी रेपुटेशन बनेगी, तभी मेरी गुडविल बनेगी, और तभी मुझको बेनिफिट होगा। नहीं आया समझ में? पिछले सालों पर जो बिजनेस सही काम करेगा उसकी तभी रेपुटेशन बनेगी, तभी उसकी गुडविल बनेगी, और गुडविल बनने से उसको क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट क्या है भैया, सुपर प्रॉफिट है या फिर एक्सेस प्रॉफिट, मैं इसमें बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान से इस चीज को समझना। ये मैंने कहा भैया कुमार स्वीट शॉप है, ये इसके कस्टमर है। नॉर्मली मैं अगर कस्टमर पे बात करूं तो कुछ तो उनके न्यू कस्टमर रहेंगे, कुछ तो क्या रहेंगे, उनके न्यू कस्टमर रहेंगे जो फर्स्ट टाइम शॉप में जा रहे होंगे, और कुछ क्या रहेंगे, रिपीट कस्टमर रहेंगे। तो जो भी कस्टमर रिपीट कर रहा है वहीं से तो हमारे पास मुनाफा बढ़ने वाला है। अबे रिपीट कस्टमर क्यों आ रहे, क्योंकि ये इनके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो रहे होंगे। समझ में आ रही बात? और जितने ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ते रहेंगे, कौन से, रिपीट वाले, जितने ज्यादा बढ़ते रहेंगे, वो क्यों बढ़ रहे, क्योंकि भैया उनका गुडविल। समझ में आ रहा? अभी मुझको दिमाग में क्या रखना है, छोटी सी बात में ये रख सकता हूं कि गुडविल कुछ नहीं है, सुपर प्रॉफिट है। जो बाकी लोग कमा रहे हैं उससे ज्यादा मैं कितना कमा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे उसके बाद जब मैं यहां तक बढ़ गया, फिर आपको क्या है, जो इसमें आप बुक में देखोगे कुछ डेफिनेशन से होमवर्क में पढ़नी है आपको, आप ही की बुक्स में, ठीक है, उसमें से डेफिनेशन आपको खुद देखनी है। मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स में या फिर फीचर में। सबसे पहले भैया ये कौन सा है, इंटेंजिबल असेट्स है। गुडविल क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है। और भी कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने कहा पेटेंट्स इंटेंजिबल होता है, ट्रेडमार्क्स इंटेंजिबल होता है, कॉपीराइट इंटेंजिबल होता है। भैया ये सब भी क्या होते हैं, इंटेंजिबल। इन्हीं की तरह क्या होता है, गुडविल भी क्या होता है, इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल में मैंने क्या बताया, विच वी कांट सी इन टच, लेकिन फिर भी भैया उनकी वैल्यू है। ये एक वैल्यूएबल असेट्स है, तभी तो बहुत सारे इसके बाद हम मेथड देखने वाले हैं जहां पर हम इनकी वैल्यूएशन को सीखने वाले हैं। ये बेसिकली क्या है, जो हम एक्सेस प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो हम लोग क्या कमा रहे हैं, एक्सेस प्रॉफिट कमा रहे हैं। जैसे मैंने यहां पर ये आपको ही समझाया था
मैंने कहा कि मान लेते हैं कि बाकी लोग कमा रहे सेम, बाकी सब कुछ सेम है, मतलब जो बिजनेस के लिए कुमार स्वीट शॉप के पास है वही बाकी सबके पास है। तो मैंने कहा मान लेते हैं कि बाकी लोग कमा रहे हैं 100 रुपये और ये कमा रहे 120 रुपये, तो जो 20 रुपये ये क्या हो गया, इनके पास सुपर प्रॉफिट हो गया, इसी को ही मैं गुडविल बोल रहा हूँ। थोड़ी सी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? इसी को ही मैं एक्सेस प्रॉफिट बोल रहा हूँ, इसी को ही यहाँ पर मैंने क्या बोला भाई, एक्सेस प्रॉफिट बोला है। वैल्यूएशन में यहाँ पर लिखा नॉट फिक्स, कोई फिक्स तो है नहीं इसकी, हम वैल्यूएशन कोई इसकी फिक्स नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली क्या रहती है, फ्लैक्चुएट होती रहती है, फ्लैक्चुएट होती रहेगी। और याद रखना यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि गुडविल भैया कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होती। तो आप मुझको कहोगे वैसे भी भैया जो डिप्रिसिएशन वर्ड हम यूज करते हैं वो हम टेंजिबल के लिए इस्तेमाल करते हैं, याद रखना। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि बिल्डिंग डिप्रिशिएट हो रही है, मैं बोलूंगा फर्नीचर डिप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन गुडविल एक इंटेंजिबल है, वो डिप्रिशिएट नहीं होती। तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मान लेते कि अगर गुडविल मान लेते फ्लैक्चुएट हो रही, बढ़ रही, कम हो रही, बढ़ रही, कम हो रही, जब ये कम हो रही है तो इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ वर्ड होगा, तो मैं उसको ले बोल देता हूँ, डेप्रिसिएशन तो नहीं बोलूंगा, उसके लिए वर्ड आता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन हम जनरली वर्ड इंटेंजिबल असेट्स के लिए करते हैं जब उनकी वैल्यू कम हो रही होती है। डिप्रिसिएशन में करता हूँ टेंजिबल के लिए, अमोर्टाइजेशन वर्ड में इस्तेमाल करता हूँ इंटेंजिबल के लिए। तो इसमें आपको फ्लैक्चुएशन होती हुई दिखती रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं, सपोज करते हैं, मैंने कहा मान लिया कुमार स्वीट शॉप है, ये कोई दूसरी स्वीट शॉप है, ये कोई तीसरी स्वीट शॉप है। इन लोगों ने क्या करा, कैपिटल लगाई, मान लेते 10 करोड़ रुपए इन्होंने लगाए, 10 इन्होंने, 10 इन्होंने। सारे फैक्टर्स मैंने कहा सेम है, जो फैक्टर्स इनके लिए हैं वो इनके लिए भी सेम है, इनके लिए भी सेम है, इनके लिए भी सेम है। सपोज करते हैं, मैंने कहा लोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है भाई, लोकेशन। मैंने कहा सबकी लोकेशन मान लेते सेम है, समझ में आ गया। आप शॉप में जाओगे तो ये भी सेम लग रही, ये भी सेम लग रही, ये भी, मतलब ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जब मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं तो ये 1.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये 1 करोड़ कमा रहे हैं, ये 1 करोड़ कमा रहे हैं। अभी मैंने इन दोनों प्रॉफिट के लिए, अभी जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, इसको मैंने कहा भैया नॉर्मल प्रॉफिट, ये जो सब कमा रहे हैं, जो सब कमा रहे हैं, इस प्रॉफिट को मैंने आपके साथ अभी नाम दिया, इसको मैंने कहा भाई ये हो जाएगा क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आया? और जो कुमार स्वीट शॉप वाले कमा रहे, इसको मैंने नाम दे दिया एक्चुअल प्रॉफिट, इसको मैंने नाम दे दिया एक्चुअल प्रॉफिट। अगर आप इन दोनों का जो डिफरेंस देखोगे, जो कि ये आ रहा 0.5 CR, तो यही इनका सुपर प्रॉफिट, और इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, गुडविल बोल रहा हूँ। सिंपल। एक्चुअल प्रॉफिट में से मैं नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर लूँ, 1.5 करोड़ में से मैंने अगर 1 करोड़ को माइनस कर लिया तो 0.5 CR आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा समझ में? कुछ रिवाइज तो नहीं करवाना, ठीक है। अब मैं यहां पर हो रहा हूं भैया ये वैल्यूएबल है ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। इसकी वैल्यूएशन हम कब करेंगे, जब पूरा बिजनेस बिकेगा। अगर पूरा बिजनेस मैंने अगर सोल्ड नहीं कर रहा तो मैं इसकी वैल्यूएशन नहीं कर सकता। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। जब कुमार एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि मान लेते, एग्जाम्पल मैंने दिया कि यार कुमार स्वीट शॉप ने अपना पूरा बिजनेस बेच दिया, मान लेते हैं तीर्थ को। अब ये तीर्थ इसका क्या बन गया, ओनर बन गया। तो इसने भैया गुड, इसके लिए तो पैसे दिए ही और साथ में गुडविल के लिए भी दिए, तो अब सारा बेनिफिट किसको मिलने वाला है, तीर्थ को। तो पूरा बिजनेस बिकना चाहिए, तभी जाके हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। अभी ये भी समझाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आपने कुमार स्वीट, आप कौन हो, परचेजर हो, आप चाहते हो कि मैं भैया कुमार स्वीट शॉप का बिजनेस खरीदूं। आपने इनकी क्या करी, वैल्यूएशन लगाई, वैल्यूएशन आती है 80 करोड़ रुपीस। अब इस वैल्यूएशन को मैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या बोलता हूं, नेट असेट्स बोलता हूं। वैल्यूएशन को अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या बोलूंगा, नेट असेट्स। आप बोलोगे भाई ये कैसे आया, तो मैंने कहा हम लोग क्या करते हैं, असेट्स में से हम लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। असेट्स में से मैं अगर लायबिलिटीज को माइनस कर दूंगा तो कितना क्या आ जाएगा, नेट असेट्स मेरे पास आ जाएंगे, ये इसकी वैल्यू हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। 80 का करोड़ आई, लेकिन जब डील हुई, अब ये सामने वाले ने मान लेते डिमांड करी, मान लेते 150 करोड़। असेट्स मतलब वैल्यूएशन क्या आ रही थी, 80 करोड़, ये डिमांड कितनी कर रहा, 150, क्योंकि इसको लग रहा है कि जो इसका डिफरेंस है वो क्या है, गुडविल है, मांग रहा है। लेकिन आपने कहा भैया मैं 1.5 करोड़ रुपए तो नहीं दे सकता, मैं इसके लिए मान लेते 130 करोड़ रुपए दे दूं, और इतने में डील फाइनल हो गई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब किसका डिफरेंस, डिफरेंस मैंने कहा जो आप देना चाह रहे हो 130 माइनस 80, तो इसका जो 50 करोड़ रुपए वो काहे के गए, गुडविल के गए। अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? लेकिन मैंने कहा इसकी वैल्यूएशन पॉसिबल कब है भैया, जब एंटायर बिजनेस बिकेगा। अब तो गुडविल कांट बी सोल्ड इन अ पार्ट, हम आराम से, मैंने इसके यहाँ पे नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि आप इसको पार्ट में सोल्ड नहीं कर सकते हो भैया, पार्ट में सोल्ड नहीं हो पाएगा।
कब जाएगी ये सोल्ड? जब आप पूरा बिजनेस जब बिक रहा होगा तभी इसकी भैया क्या होगी, वैल्यूएशन होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा समझ में? आगे एक्सेप्शन है, अभी हम लोग पढ़ने वाले पार्टनरशिप, जहां पर हम एडमिशन पर इसका वैल्यूएशन करेंगे, रिटायरमेंट पर करेंगे। अभी क्यों करेंगे ये मैं उसी टाइम समझाऊंगा आपको। मैं तब वहां पर क्या बात बताऊंगा कि मैंने कहा इनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, इसलिए हमको वैल्यूएशन करनी पड़ रही है। उसको हम यहाँ पर डिटेल में अलग से देखेंगे। फिलहाल ये एक्सेप्शन में मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। समझ में आया या नहीं आया? बाकी आपको सिर्फ ये वाली बात समझ में आ रही है कि गुडविल का वैल्यूएशन कब करना है भैया? एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ द बिजनेस। एक और पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन गुडविल। निकाल ही नहीं सकते हम गुडविल की, इंटेंजिबल एसेट्स है ना भैया, कैसे आप इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दोगे? ये तो दोनों के बीच में हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे ये मांग रहे थे 150 करोड़ रुपए, डील बनी मान लेते हैं 150 करोड़ रुपए मांग रहे थे, मान लो डील बनी 130 की, एग्जैक्ट कोई वैल्यू तो है नहीं ना। क्लियर हो रही है बात या नहीं आ रही है? उसके बाद अब मैं इसके नेचर के बारे में बात करता हूँ। इंटेंजिबल एसेट्स, इसमें मैंने बहुत चर्चा कर ली। अब ऑरिजिन ऑफ गुडविल, नेचर को समझ लेना। नेचर में क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल एसेट्स। इसका मतलब याद रखना कि जब मैं इसमें रूल्स के बारे में बात करूंगा, आप इसमें एसेट्स के रूल लगाने वाले हो। अगर आपको थोड़ी बहुत 11th याद है तो मैंने कहा था A+ कहां पर आता है? डेबिट में आता है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? ऑरिजिन ऑफ गुडविल के बारे में जब मैं बात करूं, या मैं उन फैक्टर्स के बारे में बात करूं जो मेरी गुडविल को इफेक्ट करने वाले हैं। तो गुडविल क्या है? एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। सिंपल है। एक बार जब किसी की ब्रांड वैल्यू बन जाएगी या जब उसका नाम बन जाएगा तो वो एक्स्ट्रा पैसे ही कमाएगा, काम तो उतना ही करेगा, लेकिन अब उसको ज्यादा पैसे मिलने लग जाएंगे। क्लियर हो रही है? क्योंकि उसका भैया नाम बन गया। सेम इसी तरीके से जब किसी बिजनेस की गुडविल हो जाती है, जब उसका मार्केट में नाम बन जाता है तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने लग जाता है। लोकेशन से फर्क पड़ता है भैया, मैनेजमेंट से फर्क पड़ता है। लोकेशन में क्या आ रहा है कि भैया मेरा बिजनेस किस लोकेशन पे मैं काम कर रहा हूँ, आ रहा है समझ में? मैनेजमेंट, अगर मेरे यहाँ पे एक्सपीरियंस स्टाफ है, मैनेजमेंट मेरा बढ़िया है, तो इसका मतलब मेरी उससे फर्क पड़ेगा। लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस जितना पुराना होगा उसका उतना बढ़िया नाम होगा, कस्टमर के साथ उसके रिलेशन उतने बढ़िया होने वाले हैं। क्लियर हो रही है? नेचर ऑफ गुड्स में किस पे काम कर रहा हूँ? पोजीशन ऑफ लाइसेंस, कई कामों के लिए हमको भैया लाइसेंस चाहिए होता है। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, अभी आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने वाले हो भैया मोनोपोली। तो मोनोपोली में हम पढ़ते हैं भैया सिंगल सेलर, ऐसा कोई काम है तो उसकी गुडविल और अच्छी हो जाएगी। रिस्क में देखना पड़ेगा, ये 2-4 पॉइंट और थे, या उसमें कंपटीशन कितना है वो हमको देखना पड़ेगा। क्लियर हो गई? ये हमने इसकी थोड़ी बहुत गुडविल के बारे में बात करी, ठीक है। अब जो मुझको स्टार्ट करना है, मैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में बोलता हूं, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है गुडविल मेरे पास 2 तरीके की, एक कौन सी? परचेज गुडविल, एक कौन सी? सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल। एक गुडविल कौन सी? जो भैया मैं परचेज करने वाला हूं, परचेज करूंगा, जैसे इस वाले एग्जांपल में अभी तक मैंने बात करी। दूसरी गुडविल वो है जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, उसको हम इनहेरेंट गुडविल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? किसने बोला कि भैया क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे या तो गुडविल को खरीद सकते हो, परचेज गुडविल, लेकिन मैंने यहां पर अभी यही वाली बात बताई कि परचेज या सेल ऑफ गुडविल कब हो सकता है? जब एंटायर बिजनेस सोल्ड हो रहा हो। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल या फिर इनहेरेंट गुडविल। कोई दिक्कत तो नहीं है? आज जो हमको स्टार्ट करना है वो परचेज गुडविल पर बात करनी है। तो वो बोले द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट असेट्स, दैट इज असेट्स माइनस लायबिलिटीज। एक वर्ड मेरे पास क्या आ रहा है? परचेज कंसिडरेशन आ रहा है। वर्ड क्या आ रहा है? कंसिडरेशन। इस कंसिडरेशन को मैं बोलता हूं, ध्यान से इस चीज को समझना, आपके पास वर्ड क्या आ गया? कंसिडरेशन। इसको मैं बोलता हूं समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं शॉप में गया, मैंने कहा मुझको एक पेन दे दो, और मैंने उसके बदले पे 20 रुपए दिए, तो दुकानदार के लिए 20 रुपए क्या हो गया? कंसिडरेशन हो गया। मेरे लिए क्या हो गया? पेन कंसिडरेशन हो गया। नहीं आया समझ में? तो यहाँ पर क्या बोला हुआ भैया? परचेज कंसिडरेशन। कितने में बात हुई? एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सामने वाला मांग तो 150 करोड़ रुपया रहा था, लेकिन बात 130 करोड़ में हुई, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर पीसी कितना है? 130 करोड़ परचेज कंसिडरेशन। नहीं आया समझ में? आया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ये परचेज कंसिडरेशन, ये क्या है? परचेज कंसिडरेशन आप समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? परचेज कंसिडरेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट असेट्स।
इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान से समझना है कि नेट असेट्स क्या होते हैं। असेट्स में से जब हम लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो क्या आते हैं, नेट असेट्स आ जाते हैं। क्लियर हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, एक्सेस जो रहेगा, वही आपके पास क्या हो जाएगा, परचेस गुडविल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा मान लेते हैं परचेजर है, सेलर है, गुड्स के नहीं, मतलब ये इसका बिजनेस परचेस कर रहा है। ए क्या कर रहा है, मान लेते हैं बी का बिजनेस परचेस कर रहा है, तो मैंने इसको क्या बोला, परचेजर, इसको क्या बोला, सेलर बोला। तो इन लोगों ने क्या करी, वैल्यूएशन करी। सबसे पहले तो वैल्यूएशन ही तो करेंगे, सबसे पहला काम किस चीज का आ रहा भैया, वैल्यूएशन का आ रहा, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, नेट असेट्स। अभी मैंने समझाया कि नेट असेट्स मतलब क्या होता है भाई, असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट्स माइनस लायबिलिटी क्या होता है, नेट असेट्स होता है। मान लेते हैं असेट्स से 100 करोड़ रुपए की लायबिलिटी थी भैया, 10 का करोड़, तो 90 करोड़ का भैया मेरे पास क्या आ गया, वैल्यूएशन आ गया। 90 करोड़ के क्या आ गए, नेट असेट्स आ गए। नहीं आया समझ में, 90 करोड़ के क्या आ गए, नेट असेट्स आ गए। फिर हम बात करें भैया परचेज कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। 120 करोड़ रुपए में बात हुई, कितने में, 120 करोड़ रुपए में बात हुई। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरे पास गुडविल आ जाएगा। सिंपल है, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स। गुडविल तो तभी होगा जब मैं ज्यादा पैसे पे करने को तैयार होऊंगा। नहीं आया समझ में, ज्यादा पैसे करने को मैं, जैसे तुमने मुझे यहाँ के बारे में बताया था कि भैया जो इस तरफ के फ्लैट है उनके रेट ज्यादा होंगे, उस तरफ के कम होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ होगा ना उसमें, तभी तो लोग उसमें ज्यादा पैसा पे करने को तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे गुडविल का क्या हो, यहाँ पर क्या आ रहा, परचेज कंसिडरेशन में जब मैं नेट असेट्स को माइनस कर लूँ, 120 करोड़ माइनस 90 करोड़, आंसर मेरे पास 30 करोड़ आ रहा है, ये मेरे पास गुडविल होगी। सिंपल है, फिर से समझाऊं, ठीक है आगे। अब मेरे पास इलुस्ट्रेशन नंबर 1 है, आपकी बुक में है, ठीक है, परचेज गुडविल का ये हो। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 है परचेज गुडविल का ये। यहाँ पर कोई महक एंटरप्राइजेस था। अभी सर ने क्वेश्चन 1 इलस्ट्रेशन 1 करने को मना करा। कोई नहीं, हम तो करेंगे ही। ध्यान से इस चीज को समझना, परचेज गुडविल, महक एंटरप्राइजेज है, ध्यान से इस चीज को समझो। अब क्योंकि टॉपिक चल रहा है तो वही करेंगे ना। इन्होंने क्या करा, तनिष्क का बिजनेस परचेज करा। ध्यान से इस चीज को समझना, महक ने क्या करा, तनिष्क का बिजनेस परचेज करा। अब आप जैसे ही आप बोलोगे भैया बिजनेस परचेज करने की बात है तो क्या, नेट असेट्स। क्लियर हो रहा, जब बिजनेस परचेज करने की बात है तो क्या होगा, नेट असेट्स होगा। ये वाली मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। जब महक ने तनिष्क का बिजनेस पर परचेस करा तो आपके दिमाग में पिक्चर आ रही भैया नेट असेट्स, और आप बोल दोगे असेट्स माइनस लायबिलिटी, कोई दिक्कत। क्लियर। फिर दूसरी चीज में देखूंगा भैया कितने में परचेस करा, तो भैया 7,50,000 रुपए में परचेस करा, और वो पेमेंट कर रहे थे काय पर, चेक में। क्वेश्चन देखोगे सेम यही चीज मिलने वाली है। क्वेश्चन में ना 2 चीजें दी हुई थी, एक थी भैया बुक वैल्यू, दूसरी थी अग्रीड वैल्यू। एक क्या थी, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू दिख रहा था, इन्वेस्टमेंट थे 5 लाख रुपए के, अग्री भी 5 लाख में हुई। मशीनरी थी 3.5 लाख रुपए की, अग्री भी 2 लाख रुपए में हुए। कितने की थी, 3.5 लाख रुपए की, लेकिन जो अग्रीड वैल्यू हुई वो कितनी हुई, 2 लाख रुपए हुई। डेटर्स थे 1 लाख रुपए के, और डेटर्स के साथ क्या था, प्रोविजन था 5%, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, 5% था। तो मैंने फटाफट से क्या करा, 1 लाख का 5% निकाल दिया, कितना आ गया, 5,000 आ गया। तो मेरे पास नेट में 95,000 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही। फिर ये लायबिलिटी थी, क्रेडिटर्स थे 70,000 रुपीज के, तो देने ही पड़ेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था 10,000 रुपीज का, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं बात करूंगा, सबसे पहले मुझको कैलकुलेट क्या करना है, नेट असेट्स करना है। सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करने वाला हूँ, नेट असेट्स को कैलकुलेट करूंगा, तो हो जाएगा वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। ये आया समझ में, वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। तो मैंने क्या करा, ये 795,000 मेरे पास कहां से आया, जब मैंने इन सबको टोटल कर लिया। ये मैंने 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 95,000 जब मैंने जोड़ लिए। ध्यान से समझना, मैं अग्रीड वैल्यू लिख रहा हूँ, बुक वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है। अग्रीड वैल्यू मैंने इसका टोटल किया, ये आ गया 795,000। उसमें से मैंने लायबिलिटीज को क्या कर दिया भाई, यहाँ पर माइनस कर दिया, 70,000 और 10,000 रुपीज को माइनस कर दिया। कितना आ गया, 80,000 रुपीज आ गया, 715,000। क्या इतना समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपने कहा भैया पहली चीज तो हम लोग क्या करते हैं, नेट असेट्स का करते हैं, और पीसी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था परचेज कंसिडरेशन। तो गुडविल हमने सिंपल तरीके से निकाल दी। मैंने कहा गुडविल कुछ नहीं है, परचेज कंसिडरेशन में से नेट असेट्स को माइनस कर दो। परचेज कंसिडरेशन 7.5 लाख रुपए था, ये 715,000 आया, गुडविल मेरे पास 35,000 आ गई। क्या फिर से बताऊं, ठीक समझ गया। एक और क्वेश्चन अब बात करते हैं, उसमें था कि भैया आपको इसकी जर्नल एंट्रीज भी करनी है। तो सबसे पहले ध्यान से यहाँ पर समझना, सारे के सारे असेट्स मैंने डेबिट में लिखे। ध्यान से समझना, सब असेट्स मैंने कहाँ लिखे, डेबिट में। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। आप बोलोगे आप किसकी बुक्स में काम कर रहे हो, तो मैं महक एंटरटेनमेंट की बुक्स में काम कर रहा हूँ। किसकी बुक में भाई,
इन द बुक्स ऑफ महक एंटरटेनमेंट। क्लियर हो रही है बात, है ना? जो परचेज कर रहा है। इन्वेंट्रीज कहाँ पर आ जाएगी? डेबिट में, कोई दिक्कत? मशीनरी कहाँ पर आ जाएगी? डेबिट में, कोई दिक्कत? डेटर्स कहाँ पर आ जाएंगे? डेबिट में। ए प्लस का मैंने इसमें रूल लगा दिया। इसमें मत जाना अभी, इसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। ये सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, असेट्स और लायबिलिटीज के बीच में एक लाइन छोड़नी है। असेट्स और लायबिलिटीज के बीच में एक लाइन छोड़ के चलना है। क्लियर हो रहा? इन्वेंट्रीज कहाँ पर आ रही है? डेबिट में। मशीनरी कहाँ पर आ रही है? डेबिट में। डेटर्स कहाँ पर आ रहे हैं? डेबिट में। रूल का एक लगा रहा हूँ, ए प्लस का। क्वेश्चन में डेटर्स के साथ प्रोविजन भी था, और आपको याद होगा कि प्रोविजन हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आपको याद होगा हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में। देखो 1,00,000 रुपए के डेटर्स थे, 5,000 का प्रोविजन है, तो इन दोनों को जब आप देखोगे तो नेट 95,000 डी बच रहा है। क्रेडिटर्स को एल प्लस का रूल लगाया, 70,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। अब ये समझ गए। और लास्ट में ये देखो, आपको मैंने यहाँ पर ये दिख रहा है टू तुनिशा अकाउंट। तुनिशा थी, क्या थी, किससे खरीदा था? तनिषा। तो ये देखो, ध्यान से इस चीज को समझो। ये जो 7,50,000 रुपए दिख रहे हैं ना, इतने में बात हुई थी तनिषा की। इसके ब्रैकेट में मैं यहाँ पे पीसी भी लिख देता हूँ, परचेज कंसिडरेशन। अगर आपने एंट्रीज पढ़ी तो आप इसको भूलोगे, लेकिन एक बार आपने कहानी समझ ली तो आप इसको नहीं भूलने वाले। आपने कहा कि हमें महक एंटरटेनमेंट के बिहाफ में, एंटरप्राइजेस के बिहाफ में समझना है। असेट्स मैंने सारे के सारे डेबिट में लिख दिए। असेट्स में से मैं क्या कर देता हूँ? लायबिलिटीज को माइनस कर देता हूँ। लायबिलिटीज मैंने कहाँ लिख दी? क्रेडिट में। क्लियर हुआ? पहला स्टेप क्या था? नेट असेट्स निकाल दिए। नहीं आया समझ में? असेट्स कहाँ पर थे? डेबिट में। लायबिलिटी कहाँ थी? क्रेडिट में। ए प्लस आपको समझ में आ रहा है, एल प्लस आपको समझ में आ रहा। फिर हम बात करते हैं परचेज कंसिडरेशन की, तो टू तनीषा लिख दिया। आप बोलोगे भाई यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि इतने पैसे मैंने उसको देने हैं ना, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या बन रही? लायबिलिटीज में भी काय का रूल लग रहा है? एल प्लस का। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब जो आपका जो डिफरेंस आ जाएगा डेबिट में आ जाएगा गुडविल। अब आप इसको ये भी बोल सकते हो कि मैं ये एक्सेस पैसा पे कर रहा हूं। एक्सेस मनी तो आप पे कर रहे हो, एक्सेस मनी तो पेड कर रहे हो। और मैंने कहा भैया क्यों दे रहे हो आप पे एक्सेस मनी? तो आप मुझे बोलोगे भाई गुडविल के लिए दे रहा हूँ। अब थोड़ी सी बात समझ में आई या नहीं आई? रूल्स के साथ समझ में आई? ठीक है। फिर ये मैंने कुछ बनाया था कि मुझे कब तक सिलेबस पूरा करना है। मैं मार्च में स्टार्ट करता हूँ तो नवंबर तक हो जाना चाहिए। 9 चैप्टर आ रहा है? ये मंथ है भाई, ये मंथ। अच्छा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीने में पूरा हो जाएगा। जैसे अभी छुट्टियां भी पड़ेंगी तो फिर उसमें अच्छे से हो जाएगा। हमारा टारगेट है, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन लेके चलना चाहता हूँ। फिर हम जब हमने पे करा तो एल माइनस का रूल लगा, और टू बैंक तनीषा अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,50,000 और 7,50,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? सिंपल है। अब हमने क्या करा नेक्स्ट में, उसमें बात करने वाला वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये मेरे पास पीछे था, ये आपके ये है क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ठीक है, एक्सरसाइज का। ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1। मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 भी सेम पैटर्न पर ही था कि यहाँ पर एक मधुर एंड कंपनी था, उसने विशु का बिजनेस परचेज करा। एरो पर ध्यान देना, अकाउंटेंट में मधुर एंड कंपनी को, इसके बिहाफ पे मुझको बात करनी है। मुझको 2 चीज़ें निकालनी है भैया। सबसे पहले एक क्या हो जाएगा, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? एक आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन, एक आ जाएगा नेट असेट्स। 2 चीज़ें सबसे पहले ध्यान में कि भैया पहले नेट असेट्स कितने हैं और मैंने कितने का खरीदा। नेट असेट्स का फॉर्मूला हो जाएगा असेट्स माइनस लायबिलिटी। सिंपल है, याद करोगे तो भूलोगे, समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मैं किसी का बिजनेस खरीदने जाता हूँ तो मैं उसकी असेट्स और लायबिलिटी ही देखता हूँ, तो मुझको नेट असेट्स पता चल जाएगा। आपके दिमाग में फ्रेम बन चुका है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है भैया वही गुडविल है। ये समझ में आया? बात हुई, मान लेते 11 लाख रुपए में बात हो रखी है। 11 लाख रुपए में मुझको क्वेश्चन में नेट असेट्स कैलकुलेट करना है। असेट्स माइनस लायबिलिटी मुझको फॉर्मूला पता है। क्वेश्चन में फर्नीचर दिया था, मैंने लिख दिया। डेटर्स में से मैंने प्रोविजन माइनस कर लिया। क्या ये समझ में आया आपको? स्टॉक ये समझ में आया। माइनस मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होता है, इसको माइनस कर दिया। क्रेडिटर्स को मैंने माइनस कर दिया। सिंपल है, किसी में फिर से समझाना तो नहीं है। फिर इनकी मैंने कैलकुलेशन करी, नेट असेट्स की वैल्यू 8 लाख रुपए आ गई। आया है समझ में? अब मुझको भैया नेट असेट्स भी मिल गया। अब मुझको नेट असेट्स भी मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझको परचेज कंसिडरेशन 11 लाख रुपए थे, मैं समझ गया इन दोनों का जो डिफरेंस है गुडविल हो जाएगा। गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स, जो कि 3 लाख रुपए आ रहा था। जनरल मुझको करनी थी, किसकी बुक्स में करनी है? मधुर एंड कंपनी की बुक्स में करनी है। जनरल मुझको करनी है किसकी बुक्स में भाई? इन द बुक्स ऑफ मधुर
एंड कंपनी। असेट्स मेरे सारे के सारे डेबिट में आ जाएंगे। सबसे पहला स्टेप, असेट्स सब आप डेबिट में लिख दो। ये बीच में लाइन छोड़ देना, इसके अभी छेड़छाड़ मत करना, इसमें एक बीच की लाइन छोड़ देना। सबसे पहले आप असेट्स अभी डेबिट में लिख दोगे, लायबिलिटी सारी क्रेडिट में लिख दोगे, ठीक है। तो आपको नेट असेट्स मिल जाएंगे। पूछा जाएगा, ध्यान से समझना, एंट्री दी हुई मान लो और पूछ रहे कि भैया नेट असेट्स होंगे कितने, तो आप असेट्स में से इन लायबिलिटीज को माइनस कर देना, असेट्स में से इन लायबिलिटीज को माइनस कर देना। और जो लास्ट में ये दिख रहा ना आपको, ये टू विशु, ये क्या है, परचेज कंसिडरेशन है, जितने में बात हो रखी है, जितने पैसे हमने उसको देने हैं, ये क्या है भैया, परचेज कंसिडरेशन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो लास्ट में जो बैलेंस बच रहा हो मेरे पास गुडविल में आ जा रहा है, यहाँ पे मैंने बैलेंसिंग फिगर लिख दी। अच्छा, क्लियर हुआ। सबसे पहला चीज आप सारे के सारे असेट्स डेबिट में लिखोगे, लायबिलिटी कहाँ पर आ जाएगी, क्रेडिट पर आ जाएगी, बैलेंस हुआ गुडविल। हाँ जो बच जाएगा, हाँ ठीक। है ना। जब आप इन सबको टोटल कर लोगे, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये गुडविल आ जाएगा। और गुडविल मेरे पास क्या होता है, इंटेंजिबल गुडविल सिर्फ असेट्स। एसेट में आता है ना। हाँ बिल्कुल, तभी तो है गुडविल। आया समझ में या नहीं आया, A+। क्लियर हो रही थोड़ी सी बात समझ में। अब फिर हमने इसको पे करा था चेक से, तो मैंने लिख दिया वी इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, L- का रूल और A- का रूल, ठीक है। तो ये आज हमने अपनी परचेज गुडविल पूरी कर ली।